जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और 2 फरवरी का आज दिन है और 1 फरवरी तक का तो डेटा अपडेट हो गया, लेकिन म्यूचुअल फंड का कोई डेटा 1 फरवरी तक अपडेट नहीं हुआ होगा। जैसा कि मैंने कल आपको लाइव वीडियो में भी बताया था कि म्यूचुअल फंड बाइंग और सेलिंग के लिए क्लोज्ड है 1 फरवरी को, यानी कल बजट के दिन। मार्केट ज़रूर खुली थी, आपने शेयर्स पे ज़रूर ट्रेडिंग करी थी, लेकिन म्यूचुअल फंड्स की कोई एनएवी अपडेट नहीं हुई थी कल। तो म्यूचुअल फंड्स में वही एनएवी दिख रही होगी जो फ्राइडे को दिख रही थी। और कई लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि भैया आपने अपना पोर्टफोलियो नहीं दिखाया। हालांकि मैंने लाइव लाइव जो वीडियो शेयर किया था, लाइव जब मैं आया था कल, तो उसमें अपना शेयर किया था, लेकिन कई लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया कि आपने कल वीडियो अपना पोर्टफोलियो नहीं दिखाया फ्राइडे वाला। तो मैंने सोचा चलिए संडे को दिखा देता हूँ अब, क्योंकि पोर्टफोलियो कल मैंने लाइव में दिखा दिया था, तो आई थिंक लाइव काफ़ी लंबा था, 2.5-3 घंटे का, तो लोगों ने शायद देखा नहीं होगा। तो ये छोटा सा एक वीडियो बना के मैं लाइव दिखाने की कोशिश करूँगा कि पोर्टफोलियो कैसा रहा फ्राइडे को। ये ग्रो मनी ऐप पे और इंड मनी ऐप दोनों पर ही दिखा दूंगा। और इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि देखिए, म्यूचुअल फंड की बाइंग सेलिंग बंद थी, लेकिन आपकी कैश में शेयर्स की बाइंग सेलिंग चालू थी। और आप देख सकते हैं कि एफआईआई ने कल भी 1327 करोड़ का माल बेचा है। ठीक है, तो अब आपको मुझे लगता है, और 824 करोड़ का डीआई ने खरीदा है, तो मुझे लगता है कि आपको ये दिमाग में अब कोई डाउट नहीं होगा कि मार्केट कहाँ जाने वाली है। देखिए, कल सारी जो बाइंग थी, जैसा कि मैं बता रहा था कि बजट के दिन तक की है, तो कल आम जो रिटेलर्स हैं उन्होंने भी बाइंग नहीं करी। ठीक है, और जो डीआई है उन्होंने सिर्फ 824 करोड़ की बाइंग करी, और एफआई जो है 1327 करोड़ की सेलिंग करके चले गए। तो ओवरऑल आपने देखा कि मार्केट डाउन है। बजट में एज सच कुछ खास आया नहीं है, बस एक छोटी सी चीज़ आई है जो 12 लाख का एग्जेम्पशन है, जो नॉन सैलरीड है, और 12,75,000 का जो सैलरीड है। और वो भी एक तिकड़म है जो टैक्स की है। आई थिंक नॉन टैक्स वाला, नॉन कॉमर्स जो ग्रेजुएट्स हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, साइंस के हैं या फिर आर्ट्स के हैं, शायद उन्हें समझ में ना आए। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा। अगर मैं मोटर मैकेनिक का काम कर सकता हूँ, तो साइंस वाला भी थोड़ा बहुत टैक्सेशन समझ सकते हैं, ऐसा साइंस और आर्ट्स वाले, तो ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं भी मोटर मैकेनिक समझता हूँ, और घर पे मैं मोटर बना सकता हूँ। वो फिज़िक्स की है तो साइंस का काम है, लेकिन कॉमर्स वाला भी कर सकता है, तो कॉमर्स साइंस वाले और आर्ट्स वाले भी थोड़ा बहुत टैक्सेशन समझ सकते हैं। तो उसमें हुआ ये है कि अगर पहले बात कर लेते हैं नॉन सैलरीड की। नॉन सैलरीड जो है उनका 12 लाख तक का एग्जाम्प्ट है। 12 लाख तक का एग्जाम्प्ट है मतलब, देखो स्लैब्स तो बने हुए हैं। 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, 4 से 6 या 8 तक 5% देना है, 8 से 12, ऐसे कुछ स्लैब्स बने हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स मिलेगा। लेकिन अगर आपकी 12 लाख से कम होगी, तो वो सारा रिबेट के रूप में आपको वापस मिल जाएगा, जितना भी टैक्स कटा है, और आपका टैक्स हो जाएगा ज़ीरो। अब लेकिन तुम नॉन सैलरीड केस में अगर 12 लाख से 1 रुपया भी ऊपर चले गए ना, फिर तुम पे सारे टैक्स एप्लीकेबल होंगे नीचे के जितने भी हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, और उसी तरीके से तुम सैलरीड हो तो 12,75,000 लिमिट है, यानी कि 12,75,000 तक अगर तुम्हारी इनकम है, तो तुमको कोई टैक्स नहीं पे करना। लेकिन जैसे ही तुम 12,75,000 से 12,76,000 पहुँचे, फिर नीचे सारे टैक्स एप्लीकेबल हैं। 4 से 8 पे 5%, 8 से 12 पे 10%, 12 से 15, 16 जो भी है वो, उसके अकॉर्डिंग, स्लैब के अकॉर्डिंग आप पे पूरा टैक्स लगेगा। यानी कि 12 लाख और 12 लाख नॉन सैलरीड केस में, और 12,75,000 सैलरीड के केस में, इतना तक कमाओगे तो ही टैक्स फ्री है। ठीक है, ये एक, क्या कह सकते हैं, पेंच है जो टैक्सेशन के लोग बेहतर समझते हैं। क्योंकि मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, तो मैंने इसके बारे में पढ़ा भी हुआ है पहले से भी, और थोड़ा मेरी अंडरस्टैंडिंग इसमें ज़्यादा है, तो मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं इसमें कोई स्पेशलाइज वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन मैंने अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में टैक्सेशन पढ़ा हुआ है, तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें और हुआ करती थी, पुराने ज़माने में भी होती थी। ऐसा नहीं है कि ये एकदम ही नई चीज़ है। तो इसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें कोई बेनिफिट सिर्फ उन्हीं को है जिनकी 12 लाख और 12,75,000 से कम की इनकम है सालाना। जैसे ही आप इससे 1 रुपया भी ऊपर गए, तो पूरा स्लैब रेट आप पे एप्लीकेबल होगा, और आपको उसके अकॉर्डिंग टैक्स भरना पड़ेगा। तो ठीक है, किसी वर्ग को तो रियायत मिली है। खैर मुझे तो कोई रियायत नहीं मिली है, क्योंकि पूरा मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में हूँ, और मैं 12 लाख से डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा कमाता हूँ, तो मेरे को तो कोई रिलीफ है नहीं। और वैसे भी मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में हूँ, न्यू टैक्स रिजीम में तो हूँ नहीं। ये जो रिलीफ दिया गया है, ये न्यू टैक्स रिजीम में दिया गया। 2 टैक्स रिजीम चलते हैं, एक न्यू टैक्स रिजीम चलता है, एक ओल्ड टैक्स रिजीम चलता है। तो मैं ओल्ड में हूँ। जितने भी
जिनको भी ज़्यादा सैलरी मिलती है वो सब ओल्ड टैक्स रेजिम में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिडक्शंस ज़्यादा मिलती हैं, एग्जम्पशंस ज़्यादा मिलती हैं, रिबेट ज़्यादा मिलते हैं, तो वो सब उस पर रहना पसंद करते हैं। बाकी जो लो सैलरीड पीपल हैं वो न्यू टैक्स रेजिम में रहना पसंद करते हैं, और जो स्पेशली जो 12 लाख से कम है उनका तो न्यू टैक्स रेजिम में ही रहना चाहिए, उनको नहीं आना चाहिए ओल्ड टैक्स रेजिम में। तो ये तो वही रही बात बजट की। तो बजट बजट आ गया, जो भी हल्लू हल्ला मचा हुआ था मच गया। एफआई ने लगातार सेलिंग करी है जनवरी में, फरवरी में भी उन्होंने पहले दिन की शुरुआत सेलिंग से ही करी है, तो इट्स अ क्लियर कट इंडिकेटर कि वो फरवरी में भी सेलिंग करने वाले हैं। तो तुम्हारे भाई ने जो प्रिडिक्शन कर रखी थी वो प्रिडिक्शन एक्यूरेट जा रही है, और फरवरी में भी सेलिंग होगी। अब होगा असली खेल अगले हफ्ते, ठीक है। जो चलना था वो चल गए, जो सेक्टर एफएमसीजी वगैरह पे कुछ बोल गई है निर्मला ताई, वो चलने होंगे तो चल जाएंगे। बाकी सारे सेक्टरों की पिटाई शुरू हो जाएगी, और जैसा कि पीएसयूज़ में कुछ खास आया नहीं है जहाँ तक मेरा ख्याल है। अब आप देखना अगले हफ्ते से, अब ये जो सपोर्ट था रिटेल का जो बाइंग कर रहा था बजट के चक्कर में कुछ कमाने के लिए, वो भी बंद हो जाएगा। डीआई भी कुछ नहीं खरीद रहे, एफआई भी सेल करेंगे, तो अब मार्केट गिरेगी अकॉर्डिंग टू मी। थोड़ा समय लग सकता है, 1-2 दिन लग सकते हैं, लेकिन आएगी नीचे ही, और ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। आइए चलिए बात कर लेते हैं कल मुझे कितना नफ़ा नुकसान हुआ शेयर्स में। तो आप देख सकते हैं डाबर में मुझे कल 92 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। एचडीएफसी का जो स्मॉल कैप है उसमें 6 रुपये का गेन हुआ है। ईटीएफ था टाटा कंज्यूमर, मुझे 122 रुपये का गेन हुआ है, और ये कल का गेन है। ओवरऑल इसमें 220 रुपये गेन के साथ मैंने टाटा कंज्यूमर क्लोज कर दिया। देखिए क्वांटिटी यहाँ पे ज़ीरो हो गई, तो ये बेच चुका हूँ मैं। इरकॉन में मुझे 965 रुपये का लॉस हुआ है कल। देखिए कल बजट था, रेलवे का शेयर फिर भी पिटा है कल, तो टोटल, हाँ, और 9% गिर गया इरकॉन यार, ये तो बड़ी, देखो रेलवे की कितनी पिटाई हुई है, कुछ नहीं आया रेलवे के लिए। इसका मतलब अगर 9% रेलवे का शेयर गिरा है बजट के दिन, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं आया है। सीपीएससी ईटीएफ 3% गिर गया कल, बताओ। ये सरकारी कंपनियां, इसके अंदर 11 सरकारी कंपनियां, यानी देखो समझो सरकारी कंपनियों का बैंड बजने वाला है, कल ही बज गया है। मिड के 20 का ईटीएफ है, 7 रुपये का नुकसान इसमें है। जियो फाइनेंशियल में फ्लैट ही रहा है। एचडीएफसी बैंक 39 का नुकसान। एशियन पेंट कल चढ़ा है, 302 रुपये का मुनाफा दिया है। जीनस पावर 115 का नुकसान। टाटा मोटर्स 191 का नुकसान। इंडसइंड बैंक 473 का मुनाफा दिया है। रिलायंस 29 रुपये का नुकसान। ये सब कर करा के मेरा पोर्टफोलियो इस वक्त 6% नेगेटिव है, ठीक ठाक है। 6% नेगेटिव पे आ गया है, बहुत ज़्यादा नुकसान में नहीं है। टाटा कंज्यूमर मैं बुक कर चुका हूँ, और जियो फाइनेंशियल मेरा प्रॉफिट में है 14 रुपये के। एचडीएफसी बैंक मेरा प्रॉफिट में है 256 रुपये के। एशियन पेंट 450 रुपये के प्रॉफिट में है। तो ये 3 शेयर प्रॉफिट में आ गए हैं मेरे, लेकिन फ़िलहाल मैं इन तीनों शेयरों पे बुलिश हूँ थोड़ा लंबे समय के लिए, और मैं इनको बेच नहीं रहा हूँ। बाकी टाटा कंज्यूमर मैंने बुक कर लिया। तो ये तो होगी मेरी शेयर्स के पोर्टफोलियो की कहानी, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने ग्रो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पे। तो कल, ये फ्राइडे का है, फ्राइडे को मुझे 41,579 रुपीज़ का नोशनल गेन हुआ था, ठीक है। कल कुछ नहीं हुआ है, कल का कुछ अपडेट नहीं हुआ है, नहीं, ये फ्राइडे का, क्योंकि कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, और लोगों ने आके कंप्लेंट किया कि आपने अपना अपडेट तो दिया नहीं। तो मैंने सोचा चलो एक छोटा सा वीडियो बना के अपडेट दे देता हूँ कि क्या क्या हुआ है। और अब मेरा टोटल रिटर्न जो है नेगेटिव 1,78,000 आ गया, 6.5% का। तो मेरा शेयर्स का पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बराबर नुकसान में चल रहा है, दोनों 6-6% के आसपास चल रहे हैं। और इन्वेस्टेड वैल्यू 27,45,000 है, करंट वैल्यू 25,67,000 है। किस किस म्यूचुअल फंड ने मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया था फ्राइडे को, वो देख लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल डिफेंस ने 1154, एचडीएफसी डिफेंस ने 314, इन्वेस्को इंडिया ने 2100, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत ने 630, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में 219, काउंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 824, आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू ने 2300, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 2100, निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा 88, काउंट मिड कैप 2800, बंधन स्मॉल कैप 1800, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 4000, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप 727, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 2900, मोतीलाल ओसवाल बीएससी एनएंस 634, एचएसबीसी लार्ज एंड मिड कैप 2800, काउंट लार्ज एंड मिड कैप 1400, काउंट स्मॉल कैप 2700, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड 482, एडलवेज मिड कैप 1600, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 569, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 555, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप 2000, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप 2300, बंधन कोर इक्विटी 605, एचडीएफसी लार्ज कैप 1400, पारक पारिक 493, टाटा स्मॉल कैप 452, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी 899। तो ये सब मिल मिला के 41,000 का नोशनल गेन हुआ है। और अब आ जाते हैं अपने एंड मनी ऐप के पोर्टफोलियो पे, वहाँ पे जहाँ पे मेरी लगातार एसआईपी चल रही हैं। तो दोस्तों इसमें ना आप देखोगे कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो 63,000 इन्वेस्टेड है, और लगभग 63,000 ही पोर्टफोलियो की वैल्यू है।
तो ये पोर्टफोलियो ज़्यादा नुकसान में नहीं है क्योंकि इसमें लगातार एसआईपीज चल रही हैं, तो जैसे ही मार्केट थोड़ा सा 2-3% ऊपर आता है तो सब एवरेज आउट हो जाता है। अब मार्केट गिरेगा तो ये दोबारा थोड़ा नेगेटिव में जाएगा, लेकिन आप देखोगे इसमें फ्राइडे के दिन जो है 1,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है 1.64% का। और एसआईपीज जो है मेरी, कल कोई एसआईपी नहीं थी क्योंकि सैटरडे को मेरी एसआईपीज नहीं जाती हैं, तो कल कोई एसआईपी नहीं कटी है, लेकिन 3 तारीख यानी मंडे से आप देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 3 तारीख को मेरी एसआईपी जा रही है। सिर्फ एक ही एसआईपी कट रही है मंडे के दिन। उसके बाद 4 तारीख को आप देखो एडलवेस स्मॉल कैप 4 तारीख को जा रही है, और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी ये 5 तारीख को जा रही है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप ये भी 5 तारीख को जा रही है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 6 तारीख को जा रही है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड 6, जेएम फ्लेक्सी कैप 6, कोटक स्मॉल कैप 6। तो महीने की शुरुआत में थोड़ा इजी जाता है, उसके बाद जैसे जैसे महीना आगे बढ़ने लगेगा धीरे धीरे आप देखोगे लगातार एसआईपीज बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो एक बार इसमें मैं नज़र मार लेता हूँ क्योंकि इस ऐप में मैं भी नया हूँ। तो देखिए फरवरी में मेरी 40,000 की एसआईपी सेटअप हो रखी हैं, ठीक है। तो अभी तक एक भी कंप्लीट नहीं हुई है। अब बाकी बचे हुए दिनों में, यानी कि फरवरी में कितने दिन होने वाले हैं, ये 28 ही दिन होंगे ना इस साल। तो 28 दिन में अब 2 दिन तो निकल गए, कल 1 तारीख थी, आज 2 तारीख थी, ठीक है। अब 3 तारीख से शुरू होगी, यानी कि 26 दिनों में 40,000 की एसआईपी कटने वाली है। तो मोटा मोटा आप देखोगे कि 1600 समथिंग 1700 समथिंग की रोज़ की एसआईपी जाएगी, एवरेज पकड़ लूँ तो आप ये देख सकते हो कि एसआईपीज कटने वाली हैं। और अब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एसआईपीज रोकने वाला हूँ, ठीक है। 41,500 की एसआईपी मैंने जनवरी में भी करी है और 40,000 की एसआईपी मैं फरवरी में भी करने वाला हूँ। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोस्तों मैं बीच बीच में लमसम करूँगा, मैनुअल लमसम भी करूँगा, लेकिन ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं ऑफिस के काम में कुछ ज़्यादा बिजी हूँ आजकल, तो मुझे समय नहीं मिलता है। और उस चीज़ को नलीफाई करने के लिए मैंने एसआईपी लगा दी। चलो भाई मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ ऑफिस से व्यस्तता के कारण, तो ऐसा ना हो कि मेरे से कोई अपॉर्चुनिटी छूट जाए। तो अगर आप भी बिज़ी रहते हैं ड्यूरिंग द डे, ठीक है, अपने काम धंधे में, पढ़ाई में, एजुकेशन में, तो एसआईपीज लगा दिया करो ताकि आप भी कोई बड़ी मार्केट के मूवमेंट को मिस ना कर दो, ठीक है। तो कई लोग को ये लगता है कि मैं डेली एसआईपी करता हूँ, लेकिन ये डेली एसआईपी नहीं है दोस्तों, ठीक है। मेरे पास फंड ज़्यादा हैं, 18-19 फंड हैं, ठीक है। 18-19 फंड में वीकली एसआईपी चलती है, ठीक है। तो वीकली एसआईपी चलती है तो हर दिन किसी ना किसी का नंबर आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि डेली चल रही है, लेकिन हर फंड महीने में 4 बार ही कटता है। और जो फंड 1,000 रुपये से कम का इन्वेस्ट नहीं करने देते वो महीने में 2 बार ही करते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे 500 और 1,000 यही दो कॉम्बिनेशन मेरी एसआईपीज करती है। जो 500 करने देते हैं वो महीने में 4 बार किसी भी दिन यानी हफ्ते के एक दिन में कटते हैं, और जो महीने में जो 1,000 रुपये से कम नहीं करने देते वो महीने में 2 बार कटते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि तो मेरी वीकली एसआईपी चलती है, ना कि डेली एसआईपीज। लेकिन वो दिखता ऐसा है कि डेली जा रही है क्योंकि फंड ज़्यादा है, तो किसी ना किसी का नंबर रोज़ आ जाता है। वीकली एसआईपी कटती है तो किसी ना किसी का तो नंबर आएगा ना, 19 फंड है, 5 ही दिन है, तो किसी ना किसी का नंबर रोज़ रोज़ आता जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे तो मेरी एसआईपीज चालू हैं, मेरे फंड्स की वैल्यू भी ठीक ठाक है। और थोड़ा समय लूँगा मैं, और इन फंड्स को, 2 फंड्स तो मैंने पिक कर लिए जिनको मुझे निकालना है, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU और ICICI प्रुडेंशियल, बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में है। और ICICI प्रुडेंशियल भारत 22 थोड़ा सा 300 रुपये फालतू है, तो मैं इसे नो प्रॉफिट नो लॉस ही समझ रहा हूँ। तो फ़िलहाल मैं इनको नहीं निकाल रहा हूँ, अब बाद में देखेंगे जब थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। फ़िलहाल तो मुझे उम्मीद है कि ये अगले हफ्ते से गिरेंगे ही। तो ये मेरे म्यूचुअल फंड्स हैं, आप देख सकते हो कि किस में मुझे कितना कितना रिटर्न मिला है। तो ये फ्राइडे का मैं बता देता हूँ। आदित्य बिरला में मुझे 281 रुपये का रिटर्न हुआ है, और नहीं 281 नहीं, ये तो ओवरऑल था। वन डे चेंज देख लेते हैं। हाँ 2.2% का रिटर्न हुआ है वन डे चेंज, 281 रुपीज़ प्लस 106 रुपये ICICI प्रुडेंशियल भारत 22 में 2.54%, HDFC स्मॉल कैप में 32 रुपये, HSBC स्मॉल कैप में 62 रुपये, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 41 रुपये, ICICI प्रुडेंशियल ब्लू चिप में 28 रुपये, टाटा स्मॉल कैप में 23 रुपये। ये फ्राइडे को मुझे गेन हुआ है। जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में 30 रुपये, कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम 31 रुपये, पराग पारिक 22 रुपये, बंधन कोर इक्विटी 23 रुपये, HDFC मिड कैप 18 रुपये, एडलवेज स्मॉल कैप 31 रुपये, जेएम फ्लेक्सी कैप 25 रुपये, एडलवेज मिड कैप 26 रुपये, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप 22 रुपये, SBI स्मॉल कैप 20 रुपये, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ 28 रुपये, कोटक स्मॉल कैप 36 रुपये,
बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 41 रुपये, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 25 रुपये, कैनरा रुपये को 33 रुपये, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 32 रुपये। तो ये सारे आप देखोगे कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के फंड हैं। ये जो दो फंड हैं ये पुराने हैं, ठीक है। पिछले साल मैंने जनवरी में कुछ इन्वेस्ट कर दिए थे, आदित्य बिरला सन लाइफ, पीएसयू, आईसीआईसीआई, इन दो को मैं कभी निकाल दूंगा 1 साल के अंदर अंदर। तो अभी नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि कोई प्रॉफिट है नहीं उसमें, कोई लॉस है नहीं, तो ऐसे ही पड़े हुए, नो प्रॉफिट, ब्रेक इवन में खड़े हुए हैं। तो कुछ निकालें, जब 1 साल इन्वेस्ट किया तो कुछ प्रॉफिट तो निकाल के निकाले 5-6-7%। और उसके बाद अब बाकी नीचे मेरे सारे स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप हैं, या उसके कॉम्बो, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप तो खैर मैंने ले नहीं रखा, फ्लेक्सी कैप है और मिड एंड लार्ज कैप के कॉम्बो हैं यहाँ पे। तो ये है मेरी ओवरऑल सिनेरियो इंड मनी ऐप पे। और इस पे मेरा स्टॉक्स का पोर्टफोलियो भी मैंने पुल कर रखा है वैसे तो। जो मेरे ग्रो ऐप पे शेयर्स पड़े हुए हैं मेरे अकाउंट पे, मेरा ग्रो का भी एक अकाउंट है जिसमें मैंने शेयर्स खरीदे हुए हैं। तो वो मैं यहाँ पे पुल करके आपको दिखा भी सकता हूँ कि वो कहाँ है। ऑल ब्रोकर पे मैं क्लिक करूँगा तो देखो ग्रो का मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको ये दिखेगा कि रिलायंस के शेयर पड़े हुए हैं यहाँ पे 37, रिलायंस पावर के पड़े हैं, टाटा मोटर्स के पड़े हैं, यूनिटेक के पड़े हुए हैं। तो ये मेरे खुद का जो ग्रो अकाउंट है जिस पे मैं सिर्फ शेयर्स डाल के छोड़ देता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें पड़े हुए हैं। तो इनका भी पोर्टफोलियो की वैल्यू है जो 69,000 है। तो कल तो मार्केट खुला था शेयर्स का तो 284 रुपये डाउन दिख रहा है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल सिनेरियो मार्केट का। और अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो दोस्तों वो नेगेटिव होने वाला है मेरे हिसाब से इस हफ्ते से। और फरवरी में भी ट्रेंड रिवर्सल की कोई गुंजाइश नहीं है। एफआईआई लगातार सेलिंग कर रहे हैं और उनकी सेलिंग जारी रहेगी, वो आपको दिख जाएगा अगले हफ्ते से। अगर मैं सही होता हूँ तो मेरे वीडियो थोड़ा सा शेयर कर देना कुछ और लोगों को, और अगर गलत होता हूँ तो कमेंट सेक्शन में आके मेरी बेइज्जती कर देना, वो तो चलता रहता है। बेइज्जती और तारीफ़ वो तो चलता रहता है, लेकिन अब जो मेरा एनालिसिस है अगर वो गलत होता है तो आपका पूरा हक है, आप मेरी ऐसी तैसी कर सकते हो कमेंट सेक्शन में आके। लेकिन अगर सही होता है तो उसके लिए आप शेयर कर देना थोड़ा बहुत कुछ ऐसे लोगों को जिनको कोई अच्छे वीडियो नहीं मिलते देखने के लिए, वो ताकि वो भी हमारा देख सकें। तो दोस्तों आई थिंक ओवरऑल सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है, पोर्टफोलियो का भी मैंने भी आपको थोड़ा दर्शन भी करवा दिए हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।